स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स। बच्चों इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 15.1 दैट मीन्स हमारा 15th लेसन का पहला प्रैक्टिस सेट उसका लास्ट सम करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने यही सेम प्रैक्टिस सेट का यानी 15.1 प्रैक्टिस सेट का स्टार्टिंग का 2 सम किए थे। टोटल तो सिर्फ 3 सम्स है इसके अंदर, तो 2 सम हमने पहले के वीडियो में किया है, अभी बचा हुआ 1 सम और उसके बाद का प्रैक्टिस सेट भी हम करने का इरादे से है। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन है। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 83.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरियाज किसी का भी हो उसे लिखते वक्त उसका यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर, इस तरह स्क्वायर वर्ड यूज़ कर कर ही उसका यूनिट लिखता है, किसका, एरिया का। तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम का एरिया है 83.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो बच्चों हमें ये एरिया दिया है, ओके, एरिया का वैल्यू। इफ़ इट्स हाइट, इफ़ मतलब अगर, इट्स यानी उसका हाइट, उस पैरेललोग्राम का हाइट अगर इस 6.4 सेंटीमीटर, वो पैरेललोग्राम का हाइट अगर होगा 6.4 सेंटीमीटर, तो फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स बेस। उसी पैरेललोग्राम का बेस का लेंथ क्या है। देखो क्वेश्चन को अच्छी तरह देखने के बाद ये समझना है कि हमें क्या क्या दिया है। हाइट दिया हुआ है एक पैरेललोग्राम का और उस पैरेललोग्राम का एरिया भी दिया हुआ है, और अभी क्या हमें फाइंड आउट करना है, वही पैरेललोग्राम का लेंथ ऑफ इट्स बेस, मतलब बेस फाइंड आउट करना है। हाइट हमारे पास है, एरिया भी हमारे पास है, लेकिन बेस नहीं है, बेस फाइंड आउट करना है। तो जो हमें दिया हम उठाकर लिखेंगे। पहला स्टेप हमारा होगा एरिया ऑफ द गिवन पैरेललोग्राम, अदरवाइज एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। द मीन्स दैट पर्टिकुलर गिवन पर्टिकुलर पैरेललोग्राम। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर हमने दिया हुआ सभी चीज़ें लिखे। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम वी कैन राइट शॉर्ट फॉर्म पैरेललोग्राम, ओके। 83.2 स्क्वायर सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 6.4 सेंटीमीटर और बेस हमें फाइंड आउट करना है। सो बेस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये 3 चीज़ में से इसका फॉर्मूला हमें पता है, किसका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का वैल्यू यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया है, बट वी नो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है। सो वी विल राइट बट एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। सो वी आर गोइंग टू राइट द फॉर्मूला, बट एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, आप जब सम करते हो तो सभी इक्वल्स लेवल में आने का कोशिश करो। अगर लेवल में आएंगे तो बहुत ही अच्छा दिखेगा, तो एक अपीयरेंस अच्छा होता है। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये एरिया का फॉर्मूला है पैरेललोग्राम का एरिया। सो नाउ वी हैव एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम का वैल्यू इस लाइन में है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम का फॉर्मूला इस लाइन में है। तो ये वैल्यू और ये फॉर्मूला में से, इन वैल्यू और ये फॉर्मूला के मदद से हमें फाइंड आउट करना है बेस। हमारे पास हाइट है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का भी वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे उसके बाद, देयरफॉर फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट, दैट विल बी रिटन ऑन द लेफ्ट साइड। और वैल्यू ऑफ पैरेललोग्राम कितना है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम का वैल्यू कितना है, 83.2, दैट ऑन द राइट साइड। सो विल राइट बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट इक्वल्स वैल्यू, व्हाट इज दैट, 83.2। सी फॉर्मूला लेफ्ट साइड में, वैल्यू राइट साइड में। अभी हमें इसके अंदर कुछ चीज़ों का वैल्यू हमें पता है, बेस नहीं पता है, लेकिन हाइट तो पता है ना, तो देयरफॉर बेस की जगह वैसे ही रखो ना, बेस, क्योंकि हमें पता नहीं, फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट का वैल्यू हमें दिया है कितना है, 6.4 सेंटीमीटर, 6.4 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर की ज़रूरत नहीं है, 6.4 विच इज इक्वल टू 83.2। नाउ बेस यहाँ पर फाइंड आउट करना है, तो बेस को लेफ्ट साइड में रखो, जिसे फाइंड आउट करना है वो टर्म लेफ्ट साइड में, पुट द इक्वल्स, इस इक्वल टू का साइन डालो। राइट साइड में 83.2 है, पहले उसे लिखो। अभी लेफ्ट साइड का जो नंबर है, मतलब ऐसा होता है कि जो टर्म फाइंड आउट करना है उसे हमें लेफ्ट साइड में रखना है, बाकी सभी टर्म्स हम राइट में ले जाएंगे। पर राइट में ले जाने से पहले राइट में क्या है, राइट लेफ्ट का मतलब है इक्वल का लेफ्ट और इक्वल का राइट, इक्वल साइन का लेफ्ट और इक्वल साइन का राइट। तो राइट में जो नंबर है उससे पहले रख देने का, उसके बाद लेफ्ट में से
इंटू वाला 6.4 राइट साइड में लाओगे तो अपॉन, प्लस वाला माइनस बन जाएंगे, माइनस वाला प्लस बन जाएंगे, इंटू वाला अपॉन बन जाएंगे, अपॉन वाला इंटू बन जाएंगे। ओके, ऑपोजिट ऑपरेशन हम करते हैं राइट साइड में ले जाने के बाद। तो ये डिवाइडेड बाई 6.4, अदरवाइज वी कैन राइट अपॉन 6.4। अब हमें इसका कैलकुलेशन करना है। ये कैलकुलेशन करने के लिए जब ये पॉइंट आ जाता है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो हमें ये पॉइंट को हटाना है। इसके लिए आप देखो, ये न्यूमरेटर होता है ऊपर का नंबर, नीचे का डिनोमिनेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? सिर्फ एक ही एक डिजिट है, दैट इज़ 2। और न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? एक ही डिजिट है, दैट इज़ 4। तो न्यूमरेटर में भी एक ही डिजिट है, डिनोमिनेटर में भी एक ही डिजिट है पॉइंट के बाद। तो क्या कर सकता है, दोनों में इक्वल डिजिट है, तो यू कैन रिमूव द पॉइंट। पॉइंट को डायरेक्टली लिख सकते हो, निकाल सकते हो। दैट मीन्स 832 बन जाएगा ऊपर और 64 बन जाएगा नीचे। ये एक्चुअली हमने क्या किया है पता है? पॉइंट के बाद एक प्लेस है तो उसको हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना है। पॉइंट के बाद एक प्लेस हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों जगह हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है। तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे 8, 3 और ये पॉइंट उस तरफ चला जाएगा, ये प्लेस आगे, तो 832 हो जाएगा। यहाँ पर भी 6 के बाद का जो पॉइंट है 4 के बाद चला जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 10 से, तो ये 64 बनेंगे। तो इतना ये जो मल्टीप्लिकेशन 10 से वो इससे उससे इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली ये पॉइंट को हटा सकता है। आप सिर्फ क्या करना है, पॉइंट के बाद कितना डिजिट इधर है वो चेक करो, पॉइंट के बाद नीचे कितना डिजिट है देखो। अगर दोनों में इक्वल डिजिट है, देखो ऊपर एक डिजिट है, नीचे भी एक डिजिट है पॉइंट के बाद, तो इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर पॉइंट, देन यू कैन डायरेक्टली रिमूव द पॉइंट। पॉइंट को डायरेक्टली निकाल सकते हो एंड यू कैन राइट द नंबर विदाउट पॉइंट। तो 832/64 हुआ। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट। ओके, सो आई एम मेकिंग अ वर्किंग कॉलम ओवर हियर, 832/64। छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करना चाहो तो ऐसा कर सकते हो, या फिर बड़े नंबर से, आपका कैपेसिटी जिस तरह है। फिलहाल तो मैं यहाँ पे छोटे नंबर से करके दिखा रही हूँ। 2 के टेबल में 64 भी जाएगा, 2 के टेबल में 832 भी जाएगा। 2 3 6 और ये 2 है, 2 2 4। देखो 2 के टेबल में 6 कभी आता, 3 2 के टेबल में 4 कभी आता, 2 2 तो 2 से इस नंबर को यानी डिनोमिनेटर को काटा, तो वही 2 से न्यूमरेटर को भी काटना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर को काटा। 2 के टेबल में 8 कभी आता है, 2 4 2 के टेबल में 3 कभी आता है, भाई 3 आता नहीं है लेकिन 3 से छोटा तो आएगा। 2 1 2 2 2 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 1 2 2 1 2। इस 3 में से निकल जाने के बाद कितना बचा? हमने 3, हमारे पास 3 था, हमने 2 का टेबल काउंट किए, काउंट करने के बाद हमें मिला 3, 2 1 2, सिर्फ 2 तक ही आया, बाकी कितना बचा है 3 में? 1। उस 1 को ये 2 के अगले वाले 2 के जस्ट पीछे एज्यूम करो, तो ये क्या बनेगा? 1 पहले और 2 बाद में, 1 और बाजू में 2, क्या नंबर होगा वो? 12 होगा। अभी कंटिन्यू करो टेबल काउंट करना, 2 का टेबल, 2 6 12। सो वैसा हमें 416 मिला। ओके, नाउ अगेन विथ 2 के टेबल से ट्राई करते हैं। उसके अलावा भी आप कर सकते हो, आपको डिविजिबिलिटी पता है। 4 का टेबल में डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट का 2 डिजिट लेते हैं। 4 का टेबल में एक नंबर, अभी 416 जो नंबर है 4 के टेबल में कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं चेक करने के लिए आखिरी 2 डिजिट लेते हैं, तो आखिरी 2 डिजिट है 16। अभी 4 का टेबल आप काउंट करके देखो, 4 1 4, जो मैं बता रही हूँ आप ध्यान से सुनना, एक बार 2 बार में नहीं अच्छा से दिमाग में बैठा तो और सुनना, आपका ध्यान मेरे जो सेंटेंसेस है उस पर ज़रूर होना चाहिए, तो आपको समझ में आएगा। लास्ट 2 डिजिट जो है दैट इज़ 16। 4 का टेबल काउंट करना है, 16 आता है कि नहीं? यस, 16 आता है, 4 4 16। इसी तरह यहाँ पर भी लास्ट 2 डिजिट, इधर तो टोटली 2 ही डिजिट है, उस 32 को लेना, 32 को लेके 4 का टेबल काउंट करो, आ रहा है कि नहीं? यस, आता है, 4 8 32। सो ये 16 4 के टेबल में आता है, 32 4 के टेबल में आता है, 16 अगर 4 के टेबल में आता है तो ये पूरे 416 भी 4 के टेबल में आता है। सो वी आर गोइंग टू कट दीज 2 नंबर्स विद द 4। 4 8 32, 4 1 4। अभी नेक्स्ट नंबर है 1। 1 में तो एक बार भी नहीं आता है, तो हमें क्या करना होगा? 0 टाइम्स आता है बोलना पड़ेगा। 4 0 0 गया इस 1 में से, तो 1 वैसे ही बचा। सो यहाँ पे डालने पर वो बन जाता है 16, 4 4 16।
अब भी हम देख सकते हैं आखिरी 2 डिजिट लेने पर 2 4 से, अदरवाइज 2 से भी कटिंग करो। यहाँ पे आखिरी 2 डिजिट नहीं तो एक ही एक डिजिट है, 4 के टेबल में आता है। ये वाला आखिरी 2 डिजिट यानी 0 4, दैट मीन्स 4 ओनली 4 के टेबल में आता है। सो वी कैन डायरेक्टली कट बाय 4। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 गया 10 में से, बचा 2, ये बन गया 24। 4 6 24। अगेन वी कैन कट दिस, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। तो इस तरह हमने ये पूरा कटिंग कर लिया। आंसर हमें मिला बेस इज इक्वल टू 13। क्या चीज़ होगा हमारा, सेंटीमीटर्स में हमारे सभी वैल्यूज़ दिए हुए थे, बराबर 13 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर आपको उठाकर लिखना होगा। देयरफॉर बेस या लेंथ ऑफ द बेस का लेंथ कितना है, 13 सेंटीमीटर। आया समझ में? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अभी ये एक सम के साथ हमारा 15.1 प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाता है। ओनली 3 सम्स थे, बराबर, बहुत ही आसान सम्स था। अभी 15.2 प्रैक्टिस सेट के लिए हमें नेक्स्ट फॉर्मूला देखना होगा, और नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं रोम्बस। आप लोगों ने पहले भी इसके बारे में स्टडी किया है और इसका शेप भी आपने देखे हैं। रोम्बस का स्पेशलिटी पहले हम करते हैं एक बार। रोम्बस का ऑल द साइड्स, सभी साइड रोम्बस का क्या होगा, इक्वल होगा। रोम्बस का सभी साइड्स इक्वल है। दूसरा प्रॉपर्टी है डायगोनल्स। रोम्बस का जो डायगोनल्स है परपेंडिकुलर है, ये एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स 90 डिग्री क्रॉस करते हैं। जैसा भी देखो, ये एक मार्कर, एक पेन, बराबर, तो ये दोनों देखो एकदम 90 डिग्री एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कटा है, तो इसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब बाइसेक्ट भी होना चाहिए, परपेंडिकुलर भी एट अ टाइम होना चाहिए, यानी कि आधा आधा भी करते एक दूसरे को और 90 डिग्री पे एक दूसरे के साथ कटता है। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है। अब आप सोचेंगे अरे अभी इधर एरिया की बात करने का है, ये पूरे लेसन में ये एरिया के बारे में है, तो ये टीचर ऐसा क्यों डायगोनल सा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वगैरह ऑल साइड सा इक्वल वगैरह कर देते हैं? क्योंकि बच्चों ये प्रॉपर्टीज़ हमें दिमाग में रखनी होगी। कभी कभी कोई सम में हमको ये प्रॉपर्टी फ़ायदेमंद हो सकता है। ओके, तो ऑल द साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। नाउ उसके बाद हमें बाकी है बहुत सारे और प्रॉपर्टीज है, पर स्पेसिफिकली ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा तो भी जस्ट लिख देना, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो आपको मेन ये 2 चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देनी है, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, फिलहाल इतना प्रॉपर्टीज हम देखते हैं रोम्बस का। तो रोम्बस के सभी साइड्स इक्वल है। इजीली रोम्बस को बनाने के लिए पहले उसका डायगोनल बनाया तो बस हो जाता है, क्योंकि डायगोनल बनाने के बाद डायगोनल को एक दूसरे को कट करके इक्वल करने जैसा बनाने का है, और उसके एंड से एंड को आपस में जोड़ देंगे तो हमें एक प्रॉपर रोम्बस मिल जाता है। अब ये देखो डायगोनल बना लिया हमने, समझो एक स्ट्रेट 2 लाइन्स बना लिया एक दूसरे को परपेंडिकुलर वाला। यहाँ पर एक डायगोनल मैंने ऐसा बनाया, छोटा सा बना रही हूँ बस आपको दिखाने के लिए, और उसके बाद उसके एकदम सेंटर ले लिया। ओके, सेंटर लेके मैंने दूसरा डायगोनल बना लिया। हमेशा ये याद रखना कि दोनों डायगोनल का लेंथ अलग अलग होना चाहिए, इधर और इस तरफ और उस तरफ ऊपर नीचे इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, लेफ्ट और राइट में भी इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। कोई भी एक डायगोनल, चले वर्टिकल हो या फिर हॉरिजॉन्टल, कौन सा भी एक बड़ा और दूसरा छोटा बनाने का है। अगर दोनों डायगोनल का लेंथ इक्वल हो गया तो ये रोम्बस नहीं बल्कि स्क्वायर बन जाएगा वो। इसके लिए 2 डायगोनल में से एक को छोटा एक को बड़ा बनाने का है। अब ये एंड्स को जोड़ देना तो आपको एक प्रॉपर रोम्बस बन के मिलेगा। देखिए, सॉरी आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पर स्लिप हो गया हाथ, और अभी यहाँ पे
तो इस तरह हम एक रोम्बस बना सकते हैं। तो ये ध्यान देना, ये जो डायगोनल जहाँ पर मिलता है वहाँ पर 90 डिग्री दैट इज़ परपेंडिकुलर है, और ये जो साइड, वन साइड, सेकेंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड, चारों साइड इक्वल होता है। और आप देख सकते हैं, देखो ये डायगोनल बनने की वजह से यहाँ पर आपको, मेरा ये पेन जहाँ से जा रहा है देखो, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। देखो इधर से इतना एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसी तरह ये साइड में भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये सभी चीज़ें कभी ना कभी कोई ना कोई सम में काम आता है, इसीलिए मैं इसे बता रही हूँ। नाउ रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला क्या है, हमने इसके अंदर स्पेसिफिकली दो चीज़ देखा, डायगोनल, एक डायगोनल और दूसरा डायगोनल, बराबर। So let us see the formula for finding area of a rhombus. Area of a rhombus is equal to half into product of lengths of diagonals. Product मतलब multiplication. Multiplication का जो वैल्यू होता है, आंसर होता है, उसे प्रोडक्ट कहते हैं। लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल का लेंथ को आपस में प्रोडक्ट करो, यानी कि मल्टीप्लाई करो। हाफ इंटू डायगोनल, जैसे अब ये लंबा एक फॉर्मूला हो गया, इसको थोड़ा शॉर्ट करके हम कर लेते हैं। अगर समझो एक डायगोनल का लेंथ D1 है, अगर रोम्बस का एक डायगोनल को हमने D1 माना और दूसरा डायगोनल को D2 माना, तो समझ रहे हो डायगोनल दोनों क्या क्या है, D1 और D2 है, तो देन एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। फास्ट में हम बोल सकते हैं हाफ D1 D2, दैट मीन्स 1/2 लिखो, इंटू D1 यानी जो दिया हुआ डायगोनल में से एक का लेंथ, इंटू D2 मतलब दूसरा डायगोनल का लेंथ। बहुत ही आसान सम्स है, फॉर्मूला बहुत आसान है, कैलकुलेशन आगे आने वाले सम्स का कैलकुलेशन जो है वो भी आसान है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक आपको एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला वापस से रिवाइज, और एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वॉट एवर एरियाज आई हैव गिवन फ्रॉम लास्ट वीडियो ऑनवर्ड्स, मीन्स ये दो वीडियो में जितने भी फॉर्मूले दिए, प्लीज़ उसे प्रैक्टिस करके अच्छी तरह थरो करके रखना, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो करते वक्त मेरे से फास्ट आप कैलकुलेशंस कर सके। ओके, बाय बाय।